चौथी अर्थव्यवस्था आपने बनने के सब बाद मिला लिया। अगर अब 80 आप किलो अब बस अब अभी आप यूएस ना चले जाए, ट्रंप ना चले जाए, मुझे इस बात का डर है, तो मैं आपको थोड़ा वापस ले आती हूँ, क्योंकि मैं नक्सलवाद पर और कोर नक्सलवाद पर आज चर्चा करना चाहती हूं। और अगर आपके संशय हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता सामने बैठे, नक्सलवाद को लेकर आपके जितने संशय आप सब उनके सामने रखिए। और सिंह साहब, मुझे इसी बात का डर था, जैसे ही दीपक झा जी ने अपनी बात शुरू की, मैंने कहा कहीं एक लाइन में यह ना आ जाए कि देखिए नक्सलवाद क्यों खड़ा हुआ, नक्सलवादी मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, कितना पीड़ित किया जाता था आदिवासियों को, फिर मजबूरन उन्हें बंदूक उठानी पड़ी तो क्योंकि असमानता थी तो उन्होंने हिंसा का रास्ता अपना लिया। यही जस्टिफिकेशन सालों से सुनते आए। ये भूल गए कि इस नक्सलवाद ने देश का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। सिंह साहब 10 सेकेंड मैं आपको बताऊंगा। पहले सुन लीजिए दीपक जी, पहले सुन लीजिए। सलवा जुडूम याद करिए, सलवा जुडूम याद करिए, चिदम्बरम को, और याद करिए मासूम आदिवासियों को। मैं वही कह रहा हूँ कि जब याद करिए 76 सीआरपीएफ जवानों को तो ठीक है, दंतावाड़े में शहीद हुए। ठीक है, इन्हें सुनेंगे, सिंह साहब को सुनेंगे। सिंह साहब को छाती पीट रही थी। लोगों को अगर हमने उसको मारा था, हमने इसको खत्म करने के लिए प्रयास किया था, तब यही भाजपा चीख रही थी, तब यही भाजपा कोर्ट का चक्कर लगा रही थी, तब यही भाजपा सरकार में सत्ता में मलाई खा रही थी। तो इनके साठ घाट के द्वारा ही इसका नक्सलवाद का प्रायोजित पल्लवित और पुष्पित हुआ है। तो भाजपा जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम पर सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? नक्सलवादियों का ही चेहरा सलवा जुडूम पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे दीपक झा साहब? मैं वही कह रहा हूं कि तो क्या था फॉल बैक प्लान? फिर नक्सलवादियों का साफ सुथरा चेहरा, अपडेटेड वर्जन जो है वो भाजपा है। आज जो भाजपा अच्छा, में सत्ता में मुझे लगा ठीक नक्सलवादी ही है। मुझे लगा कि वो एक बुद्धिजीवी वर्ग भी है, वो अर्बन नक्सल भी हैं, जो फिर उसको सम वे और दी अदर जस्टिफाई करते हैं। पहले सिंह साहब अपनी बात रखेंगे। अब अच्छा ठीक है, अब इनको बोलने दीजिए। सिंह, अब दीपक जी आप इनको बोलने दीजिएगा। आप सिंह साहब को अपनी बात रखने दीजिए। सिंह साहब बोलिएगा। दीपक झा जी, अभी आपने क्यों नहीं बोला कितने हिटमा मारोगे, हर घर में हिटमा पैदा होगा? बोलो ना एक बार। आप बोलो ना, आप बोलो ना एक बार। वही राहुल गांधी ने उसी को रीट्वीट किया था। डायरेक्टली मुझे रेफर करिए प्लीज, मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझना चाहती हूं। मैं कांग्रेस के लीडर स्पोक्स पर्सन पूछने जाता हूं कि कितनी बार ये बोलेंगे कितने हिटमा मारोगे, हर घर में हिटमा जन्मेगा। समझे क्या कि इनकी, और उसको रीट्वीट करते हैं, उस प्रवचन को, उस पूरी बात को रीट्वीट करते हैं। ये मतलब इससे ज्यादा अशोभनीय क्या हो सकता है? परंतु उससे नहीं, जब 76 जवान मारे गए दंतावाड़े में, तब चिदम्बरम साहब ने क्या बयान दिया था कि नहीं आपको सरेंडर, आपको छाट देने की जरूरत नहीं। अरे नक्सलवाद, अगर आप कह रहे हो कि आदिवासियों के अंदर कोई कमजोरी नहीं, जहां आदिवासियों की डेवलपमेंट नहीं, तो 70 साल तक तो सरकार में आप भी रहे, 55 साल तो सरकार आपने चलाई, आपने क्यों नहीं उनकी डेवलपमेंट करी? आपने उनकी चिंता क्यों नहीं करी? मैंने अभी आपको इससे शुरू में एग्जांपल दिया। पंजाब, हम तो भुगतभोगी हैं आज तक उस बात के। पंजाब में भिंडरावालों को खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी, पंजाब में भिंडरावालों को परोसने वाली कांग्रेस पार्टी, और उसके चलते पंजाब सफर किया। इसी प्रकार धारा 335 को लेकर इस प्रकार का वार, और यासीन मलिक जैसे लोगों को यहाँ पे रेड कार्पेट बिछा कर देते, वही नक्सलवादियों के लिए यही करते थे। ये इनके लिए नक्सलवादी एक हथियार थे, उनको ये रेड कार्पेट का स्वागत करता है। हमने तय किया कि नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो आज जब अमित शाह जी पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्त हुआ, तो नक्सलवाद समाप्त हुआ। और ये जो कह रहे हैं देखेंगे, अरे 370-35 के बाद राहुल गांधी गए थे कहने के लिए कि नहीं पंजाब कश्मीर में कत्लो गैरत हो रहा है, पंजाब कश्मीर में वहां पर खून की नदियां बह रही हैं, और उसी को इमरान खान ने कोट किया था यूएन की असेंबली के अंदर। तो आपका जो बैकग्राउंड है सबको जानकारी है। आपने देश में, इवन यही नहीं, मैं तो असम में भी रहा, असम के अंदर इस प्रकार से जो घुसपैठ हुआ, उसको लेकर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर लगा था कांग्रेस पार्टी का, और उसका चलते हुए आज असम के अंदर जो दिक्कतें हमको खड़ी पाई गई, वो सबके सब इसी कारण से थी कि इनके सॉफ्ट कॉर्नर्स के कारण से, इनके जो एटीट्यूड जो सॉफ्ट कॉर्नर वाला रहा, वही एटीट्यूड इनका नक्सलवाद को लेकर रहा। सलवा जुल्म की बात करते हैं, उसके चलते हुए क्या नुकसान हुआ सबको जानकारी है। आपका जो एटीट्यूड ओवरऑल रहा कि हम किसी प्रकार से चीजों को अंडर द कारपेट रखें, हम अपनी मीठी मीठी बात करते रहे। और आपने डेवलपमेंट क्यों नहीं की, मैं पूछ रहा हूं आपसे स्पष्ट रूप से, आपने हिम्मत क्यों नहीं की वहां पर टावर लगाने की, वहां पे हिम्मत क्यों नहीं की स्कूल्स खोलने की, वहां पे हिम्मत क्यों नहीं की पुलिस स्टेशन खोलने की? नहीं करी ने आपने हिम्मत।
ये अमित शाह जी के और मोदी जी के चलते आज वहां पर ये सब हुआ और आज नक्सलवाद वहां पर समाप्त हो गया है। ठीक है कपीश जी, कितना इंपॉर्टेंट था रेड कॉरिडोर से ग्रोथ कॉरिडोर की तरफ शिफ्ट करते हुए लोगों को मुख्य धारा में लेकर आना, नक्सलवाद को खत्म करना। लगातार हो रहे सरेंडर, लगातार हो रहे एनकाउंटर नक्सलियों के, जिन्होंने पूरे के पूरे इन इलाकों में एक दहशत फैला रखी थी। और क्योंकि दीपक झा जी हैं तो इसीलिए ये बताना बहुत जरूरी है कि जब इनकी कांग्रेस की पूरी लीडरशिप छत्तीसगढ़ में खत्म हुई, उस वक्त मैं लाइव न्यूज कवरेज दे रही थी। जब हमारे जवानों को लैंडमाइन से उड़ा दिया गया, उस वक्त मैं लाइव कवरेज दे रही थी। जब हमारे जवानों की गाड़ियों को उड़ा दिया जाता था नक्सलियों द्वारा, तब मैं लाइव कवरेज दे रही थी। तो नक्सलवादियों ने कितना देश का नुकसान किया है, यह बहुत गहराई से समझ में आता है और इसीलिए इनका खात्मा जरूरी था। और माध्यम था विकास, माध्यम था उनको मुख्यधारा में लेकर आना। कितना इंपॉर्टेंट आप इसे मानते हैं कपीश श्रीवास्तव जी? नहीं, बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिस तरीके से क्रमबद्ध रूप से तमाम सरकारों ने प्रयास किया है, सिर्फ ये कह देना कि अमित शाह जी और मोदी जी की सरकार ने किया है, ये ठीक नहीं है। इन्होंने भी किया है और क्रमशः कोई चीजें होती हैं अनुक्रम में। विकास भी अचानक नहीं कि पहली सीढ़ी पे आप पैर रखेंगे तो आखिरी पे फिर डाल देंगे, बीच में कोई सीढ़ी नहीं बनेगी। भाई अभी पूर्व डीएसपी साहब कह ही रहे थे कि 2002 में कोटा आया था, कोटा को लागू किया गया और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से तमाम सरकारों ने जिस तरीके से शिक्षा पे काम किया है, जिस तरीके से फूड बिल बना, अन्य तमाम ऐसे बिल बने जो अपलिफ्टमेंट करते हैं गरीब लोगों को, जो जस्टिफाइड करने के लिए तमाम तरीके बने कि उनको न्याय वहां तक पहुंच सके। मुसलसल तमाम सरकारों की देन है कि आज अमित शाह साहब खड़े होकर के ये बात कह रहे हैं और उनकी प्रशंसा करता हूं कि अगर भारत वाकई उनके आंकड़े के अनुसार, उनके कहने के अनुसार नक्सल जो है मुक्त हो गया है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। लेकिन आंकड़े ये कहां से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हमारे आरपी सिंह साहब से पूछवा दीजिए, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो 2023 तक के हैं, उसके बाद के नहीं है। और जो उसके बाद के एक जनरल आंकड़े जो तमाम सूत्रों से आते हैं, वो मैंने जब जानने की चेष्टा की तो पता चला कि मार्च 2026 तक 70% कमी आई है, यानी कि अभी भी 30% है और वो 30% कब 100% में बदल जाएंगे, अतिशयोक्ति नहीं मैं कह रहा हूं। इस पर सरकार को अभी और भी ध्यान देने की जरूरत है, इस बात के लिए कि हम अपने लिए ताली पिटवा लें, हम अपने लिए जो है थाली पिटवा लें, उससे देश और देश के आंकड़े नहीं चलते अमित शाह साहब। क्योंकि आपने कहा था कि आतंकवाद भी अब खत्म हो गया, 370 हट गया, देखिए हमने नोटबंदी कर दी, देखिए आतंकवाद खत्म हो गया। खत्म हो गया क्या? पूछ पूछ करके मारा गया। पूरा भारत ने एक लगभग युद्ध लड़ा जो अभी भी सस्पेंडेड है इनके अनुसार, जिसको अमेरिका ने रुकवा दिया। तो हम तो ये कहते हैं कि आप वाकई में काम करें, केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए ना करें, देश को वाकई और हकीकत बताएं। और एक चीज और भी हम कहेंगे, इस मूवमेंट में हमारे भी 550 से ज्यादा सिपाही हमने खोए हैं, हमने भी 750 से ज्यादा अपने सिविलियंस खोए हैं, और जो उन लोगों ने खोए हैं वो भी 750-800 हैं, इंडियंस ही थे। उनका हृदय आप परिवर्तित क्यों नहीं कर पाए? अगर आपने पुलिस स्टेशन वहां पे खोले, अगर आपने एजुकेशन हब बना दिया, अगर आपने नक्सलियों की बड़ी मदद की उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, तो इतने एनकाउंटर्स आपको क्यों करने पड़े? तो ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये जहां पर नक्सली कार्रवाई नहीं होते हैं, अर्बन क्षेत्र में भी आप देखिए बुलडोजर चलाते हैं। ठीक है, 30 सेकंड्स जरा बटन इन दे रही हूं मैं